Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SB Academy classes. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूट है A जिसे हमने डिसॉल्व किया एक सॉल्वेंट B में और वो प्रोडक्ट दे रहा है C। ठीक है, सॉल्यूट हम किसको कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे लेसर अमाउंट में हो। सॉल्वेंट हम किसको कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस या कंपाउंड जो हमारे लार्ज एक्सटेंट में हो। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई ऐसा सॉल्वेंट होता है जिसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्वेंट जो है वो इतने ज्यादा अमाउंट में था कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो ऐसी वजह से जो हमारी रिएक्शन अगर सपोज सेकेंड ऑर्डर की थी तो वो कैसी बन जाती है? फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एस्टर है, इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। और हमने क्या किया, इथाइल एसीटेट की रिएक्शन कराई वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ी है। ठीक है, तो जब आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये आपको क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो अगर आप इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी की बात करो तो मॉलिक्युलरिटी क्या है? 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं, एक एस्टर का और एक वाटर का, वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें वाटर जो है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इतने ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एस्टर के मुकाबले कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो गई? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो जो भी रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? एस्टर की कंडीशंस पर, एस्टर की कंसेंट्रेशन पर। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशंस अराइज हो जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, दोज रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं थी बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बट किसी कंडीशंस की वजह से क्या हुआ कि वो फर्स्ट ऑर्डर की बन गई। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, फॉर्मूला आपका बिल्कुल वही सेम रहेगा जो हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉलो अप करते हैं। अब देखिए, हम लोग एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि आपके पास जो है एस्टर है और उसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर में और कह रहे हैं कि जब आप उसका टाइट्रेशन कर रहे हैं NaOH के साथ तो आप क्या देख रहे हैं? अलग अलग टाइम पर एस्टर की ये कॉन्सेंट्रेशन है। ये कह रहे हैं कि आप इसको शो करिए कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और वाटर की जो कंसेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है 55। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम 1 लीटर में बात करते हैं तो वाटर की कंसेंट्रेशन 55.55 होती है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होता तो भी ये आपको पता होना चाहिए था। कैसे? देखिए, जब हम बात करते हैं डेंसिटी की तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 1। ठीक है, अगर आप बात करो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मास और वॉल्यूम है वो किसके बराबर आ जाता है? एक दूसरे के। ठीक है, डेंसिटी की हम नॉर्मली यूनिट क्या लेते हैं? ml, ग्राम पर ml। मतलब कि ये ग्राम में होता है और ये ml में होता है। तो मतलब कि आपका जो मास है 1 ग्राम वो बराबर है किसके? 1 ml के। तो ऑटोमेटिकली जो 1 kg होगा वो किसके बराबर होगा? 1 लीटर के। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि गिवन मास क्या है? 1 kg। जब हम मोल्स या मोलारिटी निकालते हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला होता है ना, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या? मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स की जगह क्या लिखते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में वॉल्यूम जो है वो कितना है? 1 लीटर। गिवन मास कितना है? गिवन मास हमारे पास है 1 kg। या आप इसको 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं क्योंकि गिवन मास हम यहाँ ग्राम में पुट करते हैं।
मोलर मास कितना है 18 और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो जब आप 1000 को 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 55.55 मोलर, जिसको इन्होंने क्या लिख दिया 55। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई है कि ये बेसिक सी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट है और उसके बाद इन्होंने आगे लिख दिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, अगर इन्होंने वैल्यू नहीं भी दी है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि मैंने किसके लिए निकाला है 1 लीटर के लिए, ठीक है। अगर मान लो 1 लीटर और 1000 ग्राम के हिसाब से निकाला है, अगर आपके पास यहाँ पे जो मास है, अगर मान लीजिए सपोज क्या है 500 ग्राम, तो वहां पे मत पुट कर देना ये, ठीक है। फिर आप 500 ग्राम के हिसाब से निकालना, कई बार क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है। फिर उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के डैश इन दिस इक्वेशन, तो के डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो आपको यहाँ से ना ये चीज पता चल गई कि के तो होता ही कांस्टेंट है, क्वेश्चन में भी इन्होंने बोल दिया कि जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या है कांस्टेंट। तो इन दोनों कांस्टेंट को हम क्या पुट कर देते हैं के, हम लिखते हैं कि के जो है हमारा वो बराबर है के डैश इनटू में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन के, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर क्या है के। तो इससे क्या होगा हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमारी एक नई क्या एक्सप्रेशन बन गई, रेट इज इक्वल टू इसके और इसके प्रोडक्ट को हम क्या लिख रहे हैं के इनटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर मिथाइल एसिड, ठीक है। अब हमें क्या पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास रेट इक्वेशन होती है, क्या होती है K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ज्यादा अपॉन में कम, और ज्यादा क्या होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास यहाँ पर 3 टाइम है जिसपे अलग अलग आपके क्या है कॉन्सेंट्रेशन के टाइम। तो हम क्या लिखेंगे फॉर t इज इक्वल टू 30 मिनट्स, 30 मिनट्स पे निकालिए क्या बनेगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई 30 लॉग ए नॉट, जीरो पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन 0.8500 अपॉन 30 पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन 0.8004, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा K1 आएगा, तो K1 निकालोगे आप। फिर उसके बाद सिमिलरली आप क्या करोगे फॉर कितना है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स के लिए लिखेंगे तो क्या बनेगा K2 इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम की जगह क्या आ जाएगा 60 लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स ही रहेगी 0.8500 अपॉन में 60 पे देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.7538, तो लिख दीजिए 0.7538। तो यहाँ से आपका क्या आएगा K2। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे फॉर 90 मिनट्स, तो लिखिए फॉर 90 मिनट्स, 90 मिनट्स के लिए आपके K की वैल्यू क्या आएगी लिखेंगे K3 2.303 बाई 90 लॉग 0.8500 अपॉन 90 पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.7096। तो आप क्या करेंगे आप यहाँ से K1, K2, K3 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके K1 की वैल्यू क्या आएगी 2.004 इंटू 10 की पावर -3, K2 की वैल्यू क्या आएगी 2.002 इंटू 10 की पावर -3 और K3 की वैल्यू क्या आएगी 2.005 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मिनट इनवर्स, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ 3K की वैल्यू आ गई, तो आप क्या करेंगे इनकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे K की। हमें 3 थोड़ी ना चाहिए, हमें तो एक ही चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ K, तो एवरेज वैल्यू निकालिए K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3, ठीक है। इनकी इसकी K1, K2, K3 की वैल्यू पुट करके 3 निकालिए, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 2.004 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। अब हमारे पास क्या आ गई K की वैल्यू ये, पर हमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है K डैश की। तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, K डैश की वैल्यू निकालनी है। ये वाटर यहाँ मल्टीप्लाई में वहां ले जाओ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो
तो क्या बन जाएगा, K डैश इज इक्वल टू K अपॉन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। K की वैल्यू क्या निकाली है, 2.004 इंटू 10 की पावर -3। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है, 55। तो इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करके आपका आंसर क्या आएगा, 3.64 इंटू 10 की पावर -5 लीटर मोल इनवर्स मिनट इनवर्स। अब यूनिट देखो, यूनिट कैसे, यहाँ पे जो आपकी K की वैल्यू थी, यूनिट क्या थी, मिनट इनवर्स, तो वो ऊपर का ऊपर ही है मिनट इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या थी, 55 मोल लीटर इनवर्स। तो मोल ऊपर जाके मोल इनवर्स हो जाएगा और लीटर इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, लीटर। ओके, सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी। आई होप अब वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इसमें स्पेसिफिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, जिससे रिलेटेड थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि ये थियोरेटिकल सा टॉपिक है और आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बट हाँ, यहाँ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे, बट इससे रिलेटेड जो भी काम की बात है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, टॉपिक है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड डिसइंटीग्रेशन। आपको पता है कि हमारे नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो उनमें से स्पेशली जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर क्या है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, आपको पता है कि एफ ब्लॉक में दो आपके पीरियड्स होते हैं, ठीक है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, जिसमें से अगर आप एक्टेनॉइड्स उठाओ तो उसमें तो सारे के सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो डिग्रेड करते रहते हैं, धीरे 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 जिनका डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, वो खत्म होते रहते हैं, और जब वो डिग्रेड करते हैं तो वो रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। सबसे पहला क्या है, देयर आर मेनी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा विच स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या है, लगातार एमिट करते रहते हैं अल्फा या फिर बीटा पार्टिकल्स या फिर गामा रेडिएशंस। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि ये नेचर में ऐसे ही नॉर्मली हमको मिल जाते हैं। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हमारे होते हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं हैं, बट हम क्या करते हैं, उन पे बम्बार्डमेंट कराते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और हम क्या करते हैं, उनके आइसोटोप्स प्रोड्यूस करते हैं। आइसोटोप्स आपको पता है ना, जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट मास क्या हो, डिफरेंट। तो जब उनके जो आइसोटोप्स बनते हैं इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की वजह से, तो उनके आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि ये हमें नेचर में ऐसे ही नहीं मिलते, ये हमने बनाए हैं। फिर उसके बाद है द एमिशन ऑफ पार्टिकल्स बाय एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट और आइसोटोप। मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब क्या करता है, पार्टिकल्स को एमिट करता है। कौन से पार्टिकल्स, अल्फा बीटा पार्टिकल्स अगर एमिट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स को या इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके, कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और अल्फा बीटा पार्टिकल्स या फिर गामा रेडिएशंस जो है वो धीरे धीरे एमिट करता रहता है। ठीक है, तो हम क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, मतलब जैसे जैसे वो अपने आप को खत्म कर रहा है, धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है किसी भी टाइम पर, वो उसका जो रेट है ना डिग्रेड करने का, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या है। ठीक है, जो भी उसके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस टाइम पर, वो हमारा मतलब रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है या डीके होता है, वो क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आपको यहाँ से सिर्फ ये 4th पॉइंट ही ध्यान में रखना है, बाकी चीजें तो देखो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है। ऐसा हो भी सकता है कि 1 मार्क्स में आपसे पूछ ले डेफिनेशन, बट उसके बहुत कम चांसेस हैं, इसके न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और वैसे भी काइनेटिक्स में से देखिए जो सबसे ज्यादा फोकस रखा जाता है वो न्यूमेरिकल्स पे रखा जाता है। फिर सेकंड प्रायोरिटी डेरिवेशंस वगैरह को दी जाती है। फिर थर्ड नंबर पे हमारी कुछ कुछ छोटी मोटी सी जो है वो डेफिनेशन आ जाती है, बट वो थर्ड प्रायोरिटी पे रहता है। ज्यादा प्रायोरिटी आप न्यूमेरिकल्स को, डेरिवेशंस को, ठीक है, और कॉन्सेप्ट मेकिंग को दो। तो आप बस
इसमें वैसे कुछ है भी नहीं जिसमें मुझे लगता है कि आपको दिक्कत आएगी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं नेचर में जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं और धीरे धीरे डीके हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। कुछ एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं है बट हम उस पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करा के उनके आइसोटोप्स में ऐसी प्रॉपर्टी ले आते हैं, वो क्या है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और जब वो इन पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, कौन से पार्टिकल्स, अल्फा बीटा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशंस को जब एमिट करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, और क्योंकि इन रिएक्शंस की जो स्पीड है वो इस पर डिपेंड करती है कि उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स क्या है, मतलब उनके नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड कर रही है उस टाइम पर, उस वक्त पर। इसीलिए जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर 24 आवर्स ओनली 0.125 ग्राम आउट ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेन्स बिहाइंड। मतलब कि आपको क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम सुनते ही आपको पता चल गया कि ये कौन सी ऑर्डर फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि उसकी इनिशियल क्वांटिटी 1 ग्राम है, तो यानी कि A0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ग्राम। फिर इन्होंने क्या बोला है, 24 आवर्स, मतलब कि टाइम आपको कितना दे रखा है, 24 आवर्स। और इन्होंने कहा है कि 24 आवर्स पे जो उसकी जो इनिशियल वैल्यू 1 ग्राम थी वो किस में चेंज हो गई है, 0.125 में। तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, मतलब 24 आवर्स के बाद क्या हो गई है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन या जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 0.125 ग्राम। ठीक है, आपको पता है मैंने आपको एक क्वेश्चन में कराया भी था कि कॉन्सेंट्रेशन की जगह जो है हम मास ग्राम पुट कर सकते हैं। इसके लिए आप पिछला वीडियो जो है देख सकते हैं, वहां पे मैंने सॉल्व करके बताया था। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप उसका हाफ लाइफ निकालिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ लाइफ निकालने के लिए आपको के पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप के निकालोगे, फिर के निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करके टी हाफ बताओगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ज्यादा अपॉन में कम, तो A0 अपॉन में 80। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, 2.303 बाय टाइम कितना दे रखा है, 24 आवर्स, लॉग A0 कितना है 1 और आपका 80 कितना है 0.125। तो 1 को 0.125 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। पॉइंट हटाओ, 3 डिजिट थी तो क्या आ गया, 1000। अब इसको काटो, 5 पे काट रही हूं मैं। आ गया ना 8, तो यानी कि आपका क्या आ गया, 2.303 बाई 24 लॉग 8। अब लॉग 8 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है लॉग टेबल में से। ठीक है, तो लॉग की वैल्यू क्या आ रही है लॉग 8 की, 0.9030। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2.303 बाई 24 इंटू में 0.9030। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0.0866। क्या निकाल रहे हैं आप, के निकाल रहे हैं और फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। टाइम आपको आवर्स में दे रखा है तो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। के आपका आ गया। अब इस के की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करिए, क्या है 0.693 बाय के की वैल्यू क्या आई है 0.0866। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखिए कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहां से पॉइंट हटाया, कितने डिजिट्स आई, 3 डिजिट्स थी ना, तो 3 0 आ गई। यहां से पॉइंट हटाया तो कितनी है, 4, तो यहाँ पे आ गई हमारी 4 0। अब 3 0 से आपकी 3 0 कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, 6930 बाय 866। इसको कैंसिल करके देखिए कितने पे कट हो रहा है ये,
ठीक है, तो देखो अगर आप 866 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आ रहा है 6928, और यहाँ पे कितना है 6930, मतलब कि 2 का ही डिफरेंस है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली काट सकते हो कितने पे 8 पे, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 8 आवर्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे ही एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये एनसीईआरटी है, और साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ कार्बन 14। आपको पता है कार्बन के आइसोटोप होते हैं C12, C13, C14, जिसमें से C14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो कार्बन 14 है उसका हाफ लाइफ आपको दे रखा है। ठीक है, हाफ लाइफ दे रखा है, तो आप लिख लीजिए टी हाफ की आपको वैल्यू गिवन है, और वो कितनी है 5730 ईयर्स। अब इन्होंने कहा है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन्ड वुड हैज ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री, एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। मतलब आपको टाइम ही निकालना है। ठीक है, और अब वो टाइम आप कहाँ से निकालेंगे, वो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे 2.303 बाई टी लॉग ज्यादा अपॉन में कम A0 अपॉन में 80। तो आप क्या करेंगे, टी को यहाँ ले आएंगे, के को यहाँ ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये 2.303 बाय के लॉग A0 अपॉन में 80। तो यानी कि आपको ये निकालना है, तो आप देखो आपको सब कुछ गिवन है, बस आपको क्या नहीं पता के। तो हम के निकालेंगे कैसे, टी हाफ की मदद से। हमें पता है कि के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाय टी हाफ। ठीक है, टी हाफ को यहाँ ले जाओगे तो के यहाँ आ जाएगा, के को वहां ले गए तो टी हाफ यहाँ पे आ गया। तो इसकी वैल्यू पुट करिए और देखिए कि क्या आ रहा है 0.693 अपॉन 5730। कैलकुलेट करिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके के की वैल्यू आएगी ये। अब हमें क्या पता है, एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाते हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यानी कि 10 की पावर क्या आ गई -4। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा था कि जो वुड है उस वुड के अंदर इट हैज ओनली 80% ऑफ द कार्बन 14, मतलब 80% है इस टाइम पर। ठीक है, तो यानी कि इनिशियल कितना होगा 100%। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2.303 बाय के की वैल्यू क्या आई है 1.209 इंटू 10 की पावर -14 लॉग। इनिशियल क्या हो जाएगा 100, और दे क्या रखा है 80% दे रखा है, तो एट टाइम t कितना हो गया 80। 0 से 0 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाय 1.209 इंटू 10 की पावर -4, क्या आ जाएगा लॉग 10/8। अब a बाई बी को हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी है ना, तो यानी कि क्या लिख सकते हैं log 10 माइनस log 8। log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू आपकी होती है 1। ठीक है, तो ये 1 है, और log 8 की वैल्यू अभी अभी आपने पीछे निकाली थी, तो वो आपकी कितनी आई थी 0.9031। ठीक है, तो इसको माइनस करिए और सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो टाइम जो है, टाइम क्या आ रहा है 1845.4 ईयर्स। अच्छा, log 8 की वैल्यू ना 9031 मैंने पुट की है, तो कई जगह 9030 भी होती है, तो कैलकुलेटर से करोगे तो अलग आएगा, लॉग टेबल से देखोगे तो अलग आएगा। तो आपको इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस आगे के आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लिया करो। 9030 लिख रहे हो वो भी ठीक है, 9031 लिख रहे हो वो भी ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए होता क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है कोलिजन थ्योरी पे। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में रिएक्टेंट के, वो टकराते रहते हैं। ठीक है, टक्कर मारते रहते हैं एक दूसरे के, और टकराने के बाद वो क्या बनाते हैं प्रोडक्ट। बट हर बार टकराए और प्रोडक्ट बनाए ऐसा नहीं होता है।
जब वो आपस में टकराएंगे, उनके बीच में जब कोलिजन हो रहा है, तो वो जो कोलिजन है वो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। अब इफेक्टिव कोलिजन हम किसको कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन हम उस कोलिजन को कहते हैं कि जब वो आपस में टकरा रहे हैं तो उनकी कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो होनी चाहिए, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। अगर बाय चांस ये हमारा कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं है, तो ये जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ताकि इसकी खुद की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो सके, उस एनर्जी एब्जॉर्प्शन को, या जो वैल्यू एनर्जी की ये एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इसको आप देखिए बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लाइसेंस बनवाना है ड्राइविंग का, ठीक है, तो मिनिमम एज क्या है उसकी? 18 साल। तो आपको 18 साल आपकी एज होनी चाहिए या 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए? तो वो क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि मिनिमम आपकी इतनी एज होनी ही चाहिए तभी आपका लाइसेंस जो है बनेगा। हाँ, अगर आपकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मतलब 18 साल से ज्यादा, तब भी बनेगा, ठीक है। बट अगर 18 साल से कम है तो पहले आपको वेट करना पड़ेगा ताकि जो आपकी एज है वो 18 साल हो सके। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स की भी कुछ एनर्जी होती है कि भाई हाँ, एनर्जी की एक वैल्यू है कि आपको इस रिएक्शन के लिए इतनी थ्रेशोल्ड की वैल्यू होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी की वैल्यू को थ्रेशोल्ड के बराबर करो और उसके बाद जो है आप प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब जैसे मैंने वर्बली बोल दिया तो बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप इन डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो देखो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, बट हर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है। तो कब होगा इफेक्टिव कोलिजन? जब उनकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, किनकी? कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की, तभी उनके बीच में क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन। और उस मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, मतलब जो मिनिमम एनर्जी वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर आगे क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब उनको कितनी एनर्जी चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए ताकि उनकी वैल्यू थ्रेशोल्ड के बराबर हो सके, तो उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो लिख रखा है कि मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड by the reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy। ठीक है, अब देखिए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। अगर हम ग्राफ बनाएं किसके? एनर्जी वर्सेस, यहाँ पे मैं कौन सी एनर्जी ले रही हूं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपके जो रिएक्टेंट हैं उनकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी की वैल्यू होगी, पहले से कुछ ना कुछ तो होगी। ऐसा तो है नहीं मॉलिक्यूल्स की बिल्कुल जीरो एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी तो वो अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो मैंने बोला कि रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी थी। ठीक है, और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। ये इस टाइम जो मैंने ग्राफ बनाया है ये मैंने एक्सोथर्मिक का बनाया है। एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं? जिसमें हमारी एनर्जी या हीट जो है वो निकलती है। ठीक है, तो ये किसका बनाया है? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए ये आपके रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी है जिसको मैं बोल रही हूं ER। यहां पे ये आपका जो है ये प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू थोड़ा सा और नीचे, हाँ, जिसकी वैल्यू क्या है? EP, या इसी को ही चेंज कर देते लो। ठीक है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। पर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इतनी एनर्जी बैरियर से क्रॉस होकर गुजरना पड़ेगा। ये क्या है? ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू है आपकी थ्रेशोल्ड की, जिसको हम क्या लिख रहे हैं? ET।
अब थ्रेशोल्ड क्या है, अगर आप देखना चाहो तो थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है वो आपकी यहां से लेके यहां तक है। ये पूरी क्या है आपकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये वैल्यू आपकी किसकी है, रिएक्टेंट की एनर्जी की वैल्यू। थ्रेशोल्ड की इतनी है, रिएक्टेंट की जो है वो इतनी है, तो यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, कि भाई इतनी उसकी होनी चाहिए टोटल, तभी वो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो इतनी में से अगर रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी ऑलरेडी है तो उसको इतनी और लेनी पड़ेगी ताकि उसकी क्या हो सके, एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड के बराबर, ठीक है। अब जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे या उनकी वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगी, ज्यादा है तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगी वो इस बैरियर को क्रॉस करके किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक रिएक्शन थी H2 और प्लस में I2, ये दोनों के दोनों क्या थे, रिएक्टेंट है ना, और दोनों ही स्टेबल है। हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में स्टेबल है, देखो कितना है एनवायरमेंट में, ठीक है, और I2 भी आपका स्टेबल है। तो जब कोई स्टेबल सी चीज है, आप उनके बीच में रिएक्शन करा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है स्टेबल जब रिएक्शन में चेंज होगा, और देखो मोस्टली हम लोग अगर नेचुरली रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तभी बनाते, नॉर्मली का है मैंने, हर टाइम नहीं, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट तभी बनाते हैं जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, बट प्रोडक्ट बनने से पहले एक ऐसी स्टेज आती है जब उनके बॉन्ड टूटते भी हैं, ठीक है, नए बॉन्ड बन गए, पर नए बॉन्ड टूटने से पहले एक ऐसी स्टेज भी तो आ रही है ना जब बॉन्ड टूटेंगे। अब सोचो आप उनके बॉन्ड तोड़ रहे हो जो पहले स्टेबल फॉर्म में थे, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उतनी ही कम क्या होती है, एनर्जी। अब जैसे रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की एनर्जी की कुछ वैल्यू है क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में पड़े हुए हैं। जब आप उनको प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट बनाने से पहले एक ऐसी स्टेज आ रही है जब आप उनके बॉन्ड को तोड़ोगे, मतलब उनको स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ आप बदल रहे हो। अगर स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ आप उनको चेंज कर रहे हो तो उनकी एनर्जी की वैल्यू पहले के मुकाबले क्या होएगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। और फिर उसके बाद जब उनके नए बॉन्ड बनेंगे और वो रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल मतलब जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी खुद की एनर्जी कम करेगा, तो जो भी एनर्जी बढ़ाई थी उसको क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, ठीक है। बात आई समझ में। तो देखो H2 और I2 जो थे ये स्टेबल थे, अब हमने कराई इनके बीच में रिएक्शन, तो H और H के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, I और I के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इस टाइम बॉन्ड टूट रहे हैं, मतलब कि स्टेबल से अनस्टेबल में आप उसको चेंज कर रहे हो तो उसकी खुद की एनर्जी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो है वो बॉन्ड बन रहा है, नया बॉन्ड बन भी रहा है। ऐसी स्टेज जब पुराने बॉन्ड टूटे और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली नए बॉन्ड बने, ठीक है, ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसीलिए इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, रिएक्टेंट के मुकाबले ज्यादा है। और फिर उसके बाद जब नए स्टेबल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, पहले के मुकाबले ज्यादा स्टेबल हो गया, तो जैसे ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो इसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और ये क्या करेगा, हीट इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो आप देखो रिएक्टेंट इस टाइम हमारा क्या था, H2 और I2, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, H और H के बीच का बॉन्ड तोड़ा और I के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया और H और I के बीच का बॉन्ड जो है वो फॉर्म किया। तो ये वाली जो स्टेट है ये कौन सी है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और जैसे ही HI के बीच में फॉर्म बन गया, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गए आपके 2HI, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी कम करेगा, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो जैसे ही ये प्रोडक्ट बनाएगा अपनी खुद की एनर्जी कम करेगा। तो देखो एनर्जी कितने बिल्कुल तेजी से क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब देखो रिएक्टेंट की आपकी इतनी एनर्जी थी,
और प्रोडक्ट की आपकी इतनी एनर्जी है, तो रिएक्टेंट की ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की कम है ना। अब मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं और अगर आप एक चक्कर लगा के आए और फिर आप देख रहे हो कि मेरे पास 2 रुपए हैं, इसका मतलब 8 रुपए कोई ले गया, निकल गए, बाहर निकल गए, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका एनर्जी गैप है ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा एच की, और डेल्टा एच वैल्यू जो है यहाँ पे इस टाइम आपका क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है। और जब भी आपकी हीट इवॉल्व होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, डेल्टा एच की वैल्यू आती है नेगेटिव, हीट निकल रही है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस ग्राफ को, ये तो मैंने एक्सोथर्मिक का बनाया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस ग्राफ को एंडोथर्मिक के लिए बनाते हो तो यही सेम ग्राफ बनेगा, बस आपका सब कुछ वही रहेगा, बस आपका जो प्रोडक्ट है इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होएगी, ज्यादा। इस तरीके से ये आपका किसका बनेगा, एंडोथर्मिक का, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में ये आपका रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपके किसकी रहेगी, प्रोडक्ट की। और जब आप, ये सब कुछ सेम है कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ये थ्रेशोल्ड की है ये पूरी, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लगेगी। बट अगर आप यहाँ पे डेल्टा एच की बात करो, ठीक है, तो अब देखो क्या है, डेल्टा एच हमारा कैसे निकलेगा, ईपी माइनस ई आर, ठीक है। और ईपी जो आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा, और रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो क्या है, कम। तो ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तो डेल्टा एच आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका किसका बनेगा, एंडोथर्मिक का, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप डेल्टा एच निकालोगे तो डेल्टा एच के लिए देखिए क्या होगा, आप क्या करोगे, प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, और देखो रिएक्टेंट की एनर्जी की वैल्यू क्या है, कम, सॉरी प्रोडक्ट की एनर्जी की वैल्यू क्या है, कम, रिएक्टेंट की एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो कम में से जब आप ज्यादा को माइनस करोगे तो डेल्टा एच आपका ऑटोमेटिकली कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे आपकी जो हीट है वो इवॉल्व होती है, जबकि यहाँ पे जो आपकी हीट है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है। एक चीज आप यहाँ पर और लिख लीजिए, जो भी आपका ये ट्रांजिशन स्टेट है, इस टाइम जो आपका ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, जब बॉन्ड टूट रहे हैं और बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए कि इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि भाई थ्रेशोल्ड हमारी क्या है, तो थ्रेशोल्ड हमारी क्या है कि एक तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेकर बैठे हैं, पोजेस करके बैठे हैं, साथ ही साथ क्या, एक्टिवेशन की एनर्जी। तो जब आप रिएक्टेंट की एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का सम कर देते हो, जोड़ देते हो, तो वो किसके बराबर हो जाता है, थ्रेशोल्ड के, ठीक है। तो आप एक ये फॉर्मूला भी लिख लो, ठीक है। कहाँ लिखें, यहाँ लिख लो, आप लिख लीजिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है।